हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सदन मौर्य के इस नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, यानी अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो क्या होता है और उसको प्रभावित कैसे करेगा। मतलब हमने बताया था इसमें कुछ बंधन इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, आयनन ऊर्जा होगी, सक्रियण ऊर्जा होगी। इन सब के द्वारा या जो ये सब प्रभावित होते हैं वो सब कैसे प्रभावित होते हैं, तो उन सबको हम जानने के लिए हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक की बात करेंगे। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप पढ़ रहे हैं तब के लिए तब हो जाएगा। तो बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो आपका अभिकारक है। इसमें पहला लिखा गया है, देखिए 6 पॉइंट लिखे गए हैं। पहला लिखा गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा लिखा गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा लिखा गया टेम्परेचर, चौथा लिखा गया है इसमें सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो आपका रिएक्टेंट है उसकी सरफेस एरिया कितनी है। चौथा लिखा गया है आपका यहाँ पर पांचवा लिखा गया प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, और छठा लिखा गया है प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर 6 टॉपिक लिखे गए हैं। तो 6 टॉपिक की हम बात करेंगे। पहले लिखा गया है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है दोस्तों कि जो हमारा अभिकारक है उस अभिकारक की जो प्रकृति है वो कैसा है। अगर अभिकारक हमारा आयनिक है, यानी कि NaCl जैसे कि आयनिक हुआ, MgCl2 जैसे कि आयनिक हुआ, और दूसरा हमारा जो होता है या हार्ड एसिड या बेस हो, जैसे H2SO4 हो गया, कंसंट्रेट और डाइल्यूट की बात किया जाए। तो यहाँ पर जो हमारा अगर एक लाइन की बात करें तो जो होता है अभिक्रिया की दर को क्या करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है अभिकारक की प्रकृति अभिक्रिया को दर को प्रभावित करती है, हम ऐसा बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे तो ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर देखेंगे NaCl जो है ये आपका कैसा है, एक आयनिक है। कैसा है, आयनिक है। जब इसको हम किसी विलयन में डालेंगे, यानी जो दो अभिकारक आप लेंगे, दोनों अभिकारक को लेंगे, अगर दोनों अभिकारक आपके आयनिक हैं तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक विलयन जो लेंगे तो वहाँ पर अपने आयनों में वो पहले से ही टूटे हुए रहेंगे। जैसे कि बाथरूम में अगर NaCl लिया गया, NaCl किसी विलयन में लिया गया, इस विलयन में आपने पहले से H2O डाल रखा है, तो जो H2O है इस H2O में आपने जो Na लिया तो वो Na+ और Cl- में पहले से ही उपस्थित रहेगा। यानी कि इसकी जो बंधुता होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, वो क्या है, वीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, वीक है। यानी कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई है वो बॉन्डिंग वीक है। तो ये पहले से टूटे हुए रहेंगे। जैसे कोई दूसरा पदार्थ आएगा, जैसे भी हमने कोई दूसरा पदार्थ लिया तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत फटाक से उससे क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। इसलिए इसमें रिएक्शन करने में देर नहीं लगती है, कोई भी देर नहीं होती है। तो क्या होता है दोस्तों, ये बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए क्या कर देता है, अभिक्रिया की दर को ये बढ़ा देता है। तो इसे हमें जानेंगे। हम लोग कह सकते हैं कि अभिकारक की प्रकृति पर अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कह सकते हैं कि कोई भी आपका आयनिक यौगिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। आप नोट कर लेंगे अपने आप से, आप इसे बुक से भी नोट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट्स है, यानी कि जो आपका अभिकारक है उसकी सांद्रता, यानी जो आपका अभिकारक है उसकी सांद्रता कैसी है, वो सांद्रता पर कैसे डिपेंड करेगा, इसके लिए हम बात करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि जो यहाँ पर सांद्रता है, अगर मैं कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की बात करूँ तो आप लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं सांद्रता में विलयन भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और विलयन के बाद हमने दूसरा उसके बाद का हमने टॉपिक पढ़ लिया है। तो यहाँ पर सांद्रता क्या है, हम लोग जानते हैं
कि कोई भी आपका जो विलय है उसमें उपस्थित विलय जो भी आपका विलायक है उसमें उपस्थित विलय का मालिक्यूल, यानी कि कितने विलय उसमें उपस्थित हैं, कितना विलय उसमें मिलाया गया। जैसे आपने पानी लिया, इस पानी में कितनी मात्रा में आपने चीनी मिलाया है, वही उसकी क्या है, सांद्रता है, यानी कंसंट्रेशन है। जो हमने चीनी इसमें मिलाया है वही उसकी क्या है, सांद्रता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सांद्रता डिपेंड किस पर करती है, तो सांद्रता डिपेंड यानी सांद्रता किस पर निर्भर करती है, सांद्रता निर्भर करती है जो मॉलिक्यूल थोड़ा सा होता है, थोड़ा होता है उसी पर सांद्रता निर्भर करती है। जो ज़्यादा होता है उस पर सांद्रता नहीं निर्भर करती। जैसे अगर यहाँ पर देखिए, एक गिलास हमने पानी लिया, एक गिलास में क्या किया हमने, एक चम्मच चीनी डाल दिया, एक चम्मच हमने इसमें क्या किया, चीनी डाला। दूसरा गिलास लिया और दूसरे गिलास में पानी लिया और उस पानी में क्या किया, 1.5 चम्मच या 1.5 चम्मच जो हमने चीनी डाला। अब दोनों का कंसंट्रेशन चेक कर लीजिए, ये मीठा है, ये मीठा ज़्यादा है। आपको जाहिर सी बात है 1.5 चम्मच वाला सब विलयन ज़्यादा मीठा लगेगा, लगेगा ना। अगर उसी में से मतलब कोई भी आपका विलयन है, उस यानी जो आपने विलयन बनाया, 1 चम्मच चीनी डाल दिया, इस 1 चम्मच में से अगर 1 चम्मच हम पानी निकाल लें, यानी इस जो विलयन हमने बनाया इस विलयन में से 1 चम्मच हम क्या कर लें, पानी को निकाल लें और फिर 1 चम्मच चीनी डाल दें। मतलब हमने 1 गिलास पानी लिया, उस 1 गिलास पानी में क्या किया, 1 चम्मच अगर हम पानी निकाल लेते हैं, 1 चम्मच 1 स्पून हम पानी निकाल लेते हैं, फिर उसमें 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं, तो क्या वो मीठा लगेगा कि उतना ही रहेगा, तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब सांद्रता जो निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है, जो पदार्थ छोटी मात्रा में होता है, थोड़ी मात्रा में होता है, उस पर निर्भर करती है। तो इससे बात क्या है, हमको बताना क्या है, बताना ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी सांद्रता, अगर हम आपका जो अभिकारक है उसकी सांद्रता को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। भाई देर समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट ज़्यादा होते जाएंगे, यानी जैसे जैसे उसकी सांद्रता ज़्यादा होती जाएगी, उससे वैसे उसका समय भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जाना। दूसरा क्या है, टेम्परेचर, ताप। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, किसी भी अभिकारक की जो अभिक्रिया दर होती है, किसी भी अभिक्रिया की जो अभिक्रिया दर होती है वो बढ़ जाती है। जब हम टेम्परेचर देंगे, किसी भी चीज़ को टेम्परेचर देंगे तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ी से हो जाएगी। ये चीज़ हुआ। तीसरा, चौथा क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया गया है यहाँ। जैसे कि बात किया जाए, एक कोयला लिया जाए, कोयला कैसा होता है, सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है। ये बड़े आकार में होता है। अगर इस बड़े आकार को हम क्या करें, जलाएंगे तो जल्दी से नहीं जलेगा। लेकिन अगर हम इसके पाउडर बना लें या इसका छोटा छोटा रूप बना लें, कुछ छोटे छोटे रूप बना लें, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी जलेगा। अगर इसको हम क्या कर लें, पाउडर बदल लें, अगर इसको हम पाउडर बना लें तो ये और जल्दी से जलेगा। मतलब अगर हम पाउडर बना लेते हैं तो जैसे हमारा केरोसिन, जैसे मिट्टी का तेल जलता है, ठीक उसी प्रकार ये कोयला फिर जलने लगेगा। यानी जैसे जैसे इसका पृष्ठ तनाव, या जो मैं पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल कम होता जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया करने में तेजी करेगा, यानी इसकी अभिक्रिया दर बढ़ती जाएगी। तो पृष्ठ तनाव पर क्या हमने देखा कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, प्रभावित होती है। यहाँ पर और भी बात कर सकते हैं। जैसे आपने चीनी लिया, चीनी अगर पाउडर फॉर्म में होती है तो जल्दी घुल जाती है, आपने देखा होगा। अगर वही सॉलिड फॉर्म में हो, थोड़ा से बड़े मॉलिक्यूल्स में हो, तो क्या होता है, थोड़ा देरी में घुलता है। और भी जैसे आपने क्या कि आपने लिया यहाँ पर नमक 2 प्रकार का आता है, एक पैकेट में जो पाउडर फॉर्म में होता है, और एक जो कच्चा नमक होता है, जैसे हम लोग सब्जी या फिर गांव में ज़्यादा उपयोग करते हैं। जो कच्चा नमक होता है वो सॉलिड क्रिस्टल रूप में होता है, तो जो क्रिस्टल के रूप में होता है, तो वहाँ पर हमने देखा कि अगर हम उसको डाल दें, क्रिस्टल को डाल दें पानी में, तो घुलने में क्या लगेगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर एक पाउडर हम नमक को डालें, पाउडर NaCl को डालें पानी में, तो वो जल्दी घुल जाएगा। तो यानी पृष्ठ तनाव पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इतना हो गया। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक आपके 2 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है, जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। उत्प्रेरक 2 प्रकार का होता है, कैटालिस्ट
दो प्रकार का होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, वो आप आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो यहाँ पर उत्प्रेरक क्या काम करेगा, कोई भी अपक्रिया जो होगी उस अपक्रिया की दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी इतना आप समझते थे, मैं बाद में अभी इसको लिखवाता हूँ। प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति कैसे करेगा देखते हैं, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल में समझते हैं, उसके बाद आप आगे देखेंगे। जैसे आपने बेंजीन लिया, क्या लिया, बेंजीन लिया, और बेंजीन को क्या किया आपने, Cl2 से अपक्रिया कराया। जब इसको आपने Cl2 से अपक्रिया कराया तो अपक्रिया कर कर क्या बनाएगा, देखिएगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा और यहाँ से एक HCl बना देगा, यानी कि HCl यहाँ से, सॉरी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर क्या बना देगा, HCl बना देगा, ये बना देगा। ये ऐसी अपक्रिया हो गई, कहीं भी लग सकता है, किसी भी। तो इतना हमने कहा, ये था विदाउट लाइट, यानी कि ये था डार्क रूम में, जब हम इस पे लाइट नहीं दिए, जब हम इसमें लाइट नहीं दिए, जब इसमें हम प्रकाश नहीं दिए। लेकिन जब हम क्लोरीन पर प्रकाश देंगे तो क्या होगा, देखते हैं थोड़ा सा। ये आपका बेंजीन है और ये क्लोरीन है। जब हम इस पर लाइट देंगे, HNO, जब हम इस पर लाइट देंगे तो लाइट देने पर क्या होगा, यहाँ पर लाइट देने पर जो आपका क्लोरीन है वो सभी बेंजीन के सभी स्थानों पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 क्लोरोबेंजीन हो सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसे, या फिर 6 हेक्सा क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं, IPC नाम के अनुसार 6 हेक्सा क्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हम देख सकते हैं, और प्लस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो 6 HCl बनेगा, वो तो आपकी बाइकआउट की बात है। तो यहाँ पर इतना हमने, सॉरी यहाँ पर ये नहीं बनेगा, जो भी बनेगा बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा, जब हम इसको लाइट की प्रेजेंस में अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। और यहाँ पर क्या होता है, आपका जो क्लोरीन है, अगर वो डार्क रूम में रिएक्शन कराएगी तो इस तरह से होता है बेंजीन क्लोराइड। तो हम देख रहे हैं, या सॉरी बेंजीन क्लोराइड क्लोरोबेंजीन होता है। तो देख रहे हैं लाइट की रिएक्शंस, यानी लाइट की प्रेजेंस में अपक्रिया की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा, तो एक तरफ से नोट कर लेंगे, चलिए नोट करेंगे, लिखवा देता हूँ मैं, नोट कर लेंगे। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अवकारक की प्रकृति। तो अवकारक में प्रकृति में लिखेंगे अभिकारक की प्रकृति, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। अगर अभिकारक ध्रुवीय है, यदि अभिकारक ध्रुवीय है तो उसकी बंधक ऊर्जा कम होती है, बंधक ऊर्जा कम होती है, जिससे वह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, जिससे वह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। दूसरा है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि सांद्रता का प्रभाव, यानी अभिकारक की सांद्रता। लिखेंगे इसमें अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। नई लाइन्स लिखेंगे, अपने कक्षा 11 में पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन,
लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रताओं के सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होता है और एक मिनट क्या लिखा, सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती, फिर लिख लिया, वहां पर थोड़ा सा भूल गए हैं, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है ठीक है। आगे देखेंगे आपने क्या कहा, आपने कहा लॉ ऑफ मास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो भी आपका अभिकारक है उस अभिकारकों का जो सक्रिय द्रव्यमान है उसकी जो सांद्रताएं हैं, यानी जो सांद्रता है उसका जो सक्रिय द्रव्यमान है उसके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसे हम एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं, लिखेंगे माना एक अभिक्रिया निम्न है। कोई अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया है आपकी यहाँ पर A प्लस बी साइन ऑफ C प्लस डी, आपकी एक अभिक्रिया हो रही है A प्लस बी साइन ऑफ C प्लस डी। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, नियमानुसार या नियम के अनुसार, जो भी आप लिखना चाहें नियमानुसार लिख सकते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर क्या होती है, समानुपाती होती है अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल, अभिकारकों के सांद्रताओं के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। आपने लिखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A यानी सक्रिय द्रव्यमान ऑफ A और सक्रिय द्रव्यमान ऑफ B, ये चीज आपने लिखा। इसे आप समझेंगे क्या कहा हमने, फिर से समझ लेते हैं। आप अपना रूल पढ़िए, रूल में आपने लिखा कि कोई भी जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार जो हमने फार्मूला लिखा वो लिखा हमने कि किसी भी अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसकी जो सक्रिय द्रव्यमान होता है, जो उसका एक्टिव मास होता है, उसका जो गुणनफल होता है उसके क्रिया नियम या क्रिया दर या रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, मानो कोई क्रिया होती है, उस क्रिया में हमने क्या किया, ये दिखा दिया। तो यहाँ से इतना जो हो गया, तो एक यहाँ पर जब हम इसको समानुपाती चिन्ह को हटा सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू के A इंटू बी, क्या हो जाएगा के दर स्थिरांक हो जाएगा या क्रिया दर का स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसे नोट कर लेंगे फटाक से। नोट करने पर जो आपका तीसरा है टेम्परेचर में लिखेंगे हम लोग ताप में एक लाइन में हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, क्रिया की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखेंगे अभिक्रिया की दर ताप पर निर्भर करती है
यदि हम ताप में वृद्धि करते हैं तो यदि हम ताप में वृद्धि करते हैं तो अभिकारकों के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे उनके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है हो गया। नई लाइन से आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आइडियल समीकरण के लिए, जो आपका आइडियल समीकरण होगा, यानी जिसका टेम्परेचर हो 225 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर जो भी आपकी रिएक्शंस होती है, जैसे A+B हुआ है, C+D बना है, तो ये क्या है, एक आइडियल समीकरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 225 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पर क्रिया करती हैं रिएक्शंस, उन्हें हम आइडियल रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आदर्श समीकरण के लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 गुना बढ़ जाती है। चौथा नोट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी हो जाएगा अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हमने कहा आपसे कि जो आपका, जैसे हमने कहा कि एक कोयला है, तो कोयला का अगर बड़ा मॉलिक्यूल्स लिया गया है तो क्या हो जाएगा, उसके क्रिया देर तक चलेगी, वो देर तक जलेगा, है ना। तो उसी आधार पर हम लोग लिखेंगे अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है अभिक्रिया की दर उतना ही अधिक होती है। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है या बारीक चूड़ बना लिया जाता है। हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति। हो गया। इसमें लिखेंगे उत्प्रेरक
उत्प्रेरक अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, को घटा देता है, जिससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। हमने दोस्तों यहाँ पर कहा आपसे कि जो उत्प्रेरक होता है वो क्या कर देता है, अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब यहाँ पर बात यह है सक्रियण ऊर्जा क्या है। तो सक्रियण ऊर्जा जानने के लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर में जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले मैं आपको बता थोड़ा सा, यानी जो आपका अभिकारक है उसकी सक्रियता कितनी है, वो किस पर जाकर कहाँ पर जाकर टूट रहा है। जैसे आपने कहा यहाँ पर लिया H2SO4, अगर मैं इसे ग्राफ में प्रदर्शित करूँ तो देखिए ऐसे आपने कुछ यहाँ पर आपने जो लिया H2SO4, यहाँ पर टाइम कितना है, 0 है, टाइम की वजह से है, ये टाइम है, और ये है आपका कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना 0 है। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ऐसे ये हो जाएगा, इसका जो यहाँ पर एक्चुअल टाइम यहाँ पर जो हायर मिलेगा ये भी हो जाएगा इसका क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी है तो इसकी यहाँ पर हाईएस्ट है। लेकिन जब उत्प्रेरक होगा हमारा जो उत्प्रेरक होगा, अगर हम इसमें उत्प्रेरक डाल देंगे तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा, और इसका ग्राफ हमको जल्दी ही मिल जाएगा। जब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ये जल्दी टूट जाएगा, और अगर जल्दी टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे होता है। तीसरा है लाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की उपस्थिति, यानी नेक्स्ट जो आपका लास्ट होता है प्रकाश की उपस्थिति। देखेंगे कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं से अभिकर्मक अणुओं से, ऐसी अभिक्रियाओं में अभिकर्मक अणुओं से फोटॉन ऊर्जा ग्रहण करके अभिक्रिया की दर में वृद्धि करता है, अभिक्रिया की दर में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर हमने आपको समझा दिया जो आपका फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग, जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो किस तरह से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, आपने समझा। तो इतना जानने के बाद हम लोग आगे जो पढ़ने चल रहे हैं वो होगा द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है वो आपको कक्षा 11 से रिलेटेड है, कुछ अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे, देखिए द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में हमने क्या कहा, हमने अभी एक रिएक्शन लिया था A+B, डायरेक्ट साइन ऑफ एरो क्या बना था, C+D। तो इसमें आपने कहा था जो अभिकारक की सांद्रता है वो क्या होती है, अभिक्रिया दर के क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन कुछ और भी टर्म इसमें आपने लिया था, वो टर्म था कि इनके एक्टिव मास, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान, जिनका सक्रिय द्रव्यमान है उनका जो गुणनफल होगा, जो यहाँ पर उनका गुणनफल होगा, उन्हीं गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नोट करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्थिर ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर
स्थिर ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर उनके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या कहा आपने? स्थिर ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो अभिकारक की सांद्रता है, उसके जो सक्रिय द्रव्यमान है, यहाँ पर उसका जो द्रव्यमान है, यानी कि इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो उसका द्रव्यमान होगा, जो उसका कंसंट्रेशन होगा, उसी के का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन के समानुपाती होगा। तो R क्या कहा आपने? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या कहा आपने? सक्रिय, या हम कह सकते हैं अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। इतना हो जाएगा। तो यहाँ भी हम वही रिएक्शंस ले सकते हैं। तो रिएक्शन हमारी यही हो जाएगी, जो हमारी रिएक्शन है लिखते हैं यहाँ पर A + B, कुछ भी और भी लिख सकते हैं, C, D, F, जितना आप लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। साइन ऑफ एरो प्रोडक्ट, या फिर हम यहाँ से C हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। प्रोडक्ट हमारा बनेगा C + D। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यानुपाती क्रिया नियमानुसार द्रव्यानुपाती क्रिया नियमानुसार क्या हो जाएगा? हमने अभी पढ़ा था, यही है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ये तो होगा सक्रिय द्रव्यमानों के क्या हो गया? गुणनफल के समानुपाती हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको हटाएंगे तो R इक्वल टू क्या मिल जाएगा? K सक्रिय द्रव्यमान ऑफ A, सक्रिय द्रव्यमान ऑफ B, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। इतना मिल गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर K क्या है? दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, ऐसा आप कह लीजिएगा। देखिए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, भागा भागी नहीं है, आराम से समझेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें से कई सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे आर्हेनियस का है टॉपिक है, और यहाँ पर पूछा जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। तो इन सबको जानेंगे। कैसे जानेंगे? जानने के लिए जो होता है हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। यहाँ पर जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूलरिटी, उसके बाद एक और हम पढ़ेंगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगी, तो उसमें हम लोग इन नियमों को फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आराम से हम पढ़ा रहे हैं आपको, और आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इतना हम नोट कर लेंगे। आगे जो होगा हमारा वो टॉपिक होगा हमारा मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसको देखेंगे हम लोग। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। यानी मॉलिक्यूलरिटी हिंदी में बोलते हैं आणविकता। आणविकता या अणु संख्यता। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन कहा जाए आपसे AgCl प्लस NaNO3 साइन ऑफ एरो, यहाँ पर बनेगा आपका AgNO3 प्लस NaCl।
अब इसे मॉलिक्यूलरिटी यानी अणुसंख्यता की बात किया जाए तो इसमें हम कहेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आपस में अभिक्रिया किए, कितने यहाँ पर अभिकारक हैं जो आपस में अभिक्रिया किया मिलकर। तो कितने ऐसे अभिकारक हैं यहाँ पर, 1 2, मतलब 1 1 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो अभिकारकों की संख्या को बताता है कि कितने अभिकारक आपने लिए हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, एक और भी आप देख सकते हैं, N2 प्लस 3H2 साइन ऑफ एरो 2NH3। अगर यहाँ पर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ पर अभिकारक हैं, 1 2, दो ही पर गलत हो गया, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ये 3 हाइड्रोजन है ना, 3 है, मल्टीप्लाई करिए भाई, 3 है। यहाँ पर कोई आगे नहीं लगा है, अगर यहाँ पर 2 लगा होता तो 2 हमने जो गिना वो कितना हो जाता, 3, 1 + 2 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं किया है। यहाँ पर हमने किया 1 + 2 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, यानी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 हो जाएगी। इसे एम से प्रदर्शित तो नहीं करते हैं, लेकिन आप थोड़ा देर को डिफाइन करने के लिए आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब हमने कहा और भी आपको एग्जांपल लेकर हम दिखा सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर ले लीजिए NaOH प्लस ले सकते हैं HCl, तो साइन ऑफ एरो, अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को बढ़ाऊँ यानी सॉरी अभिकारक में यहाँ पर बढ़ाऊँ तो अभिकारक बढ़ेगा तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए हम नहीं बढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ा सा समझना है हमको। NaCl प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O, ये बनेगा। तो कितने अभिकारक थे यहाँ पर, 1 तो 2 अभिकारक, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी 2 है। तो डिफिनीशन नोट करेंगे इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, किसी एक रासायनिक अभिक्रिया, नहीं ऐसे लिखिए, किसी क्रिया की अणुसंख्यता से तात्पर्य, किसी क्रिया की अणुसंख्यता से तात्पर्य अभिक्रिया में क्रिया करने पर क्रिया करने वाले, पर नहीं लिखेंगे, क्रिया करने वाले उन अणुओं की संख्या से है, उन अणुओं की संख्या से है, यानी कि क्या कहा हमने, जो अणुसंख्यता है वह उसका जो तात्पर्य है, जो आपका अभिकारक है, जो आपकी अभिक्रिया है, उसमें अभिकारकों की जो क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने की जो अणुओं की जो संख्या है, वही संख्या उस क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है, ठीक है। तो आपस में और लिखेंगे, जो आपस में टकरा के रासायनिक क्रिया करते हैं, जो आपस में टकरा के रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर और भी हम लिख सकते हैं CH3COO C2H5 प्लस H2 साइन ऑफ एरो, क्या बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। तो यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, m = 2, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, m = देखिए यहाँ पर एक ये है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको अपनी कॉपी में मिलेंगे, आप वहाँ से नोट करेंगे, तो आप अपने बुक में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बुक में आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पूछता है मॉलिक्यूलरिटी के बारे में एग्जाम में 1 नंबर में, कभी कभी आपको अभिक्रिया दे देगा और पूछ लेगा कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, अभिक्रिया में बताइए, तो ऐसे भी पूछ सकता है। दूसरा हम जो पढ़ने चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हम अभिक्रिया की कोड को पढ़ने चल रहे हैं, तो अभिक्रिया की कोड पढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं। जैसे
माना कोई रासायनिक अपक्रिया होती है, माना एक अपक्रिया है ए प्लस स्मॉल बी साइन ऑफ एरो सी प्लस डी, ये एक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। द्रव्य अनुपाती क्रिया, द्रव्य अनुपाती नियमानुसार या क्रिया नियमानुसार, जो भी आप कहना चाहें, नियमानुसार। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, भाई के कह सकते हैं ना, इक्वल टू अगर लगा दिया है तो के कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर क्या हो जाएगा a, और यहाँ पर b है तो b की पावर क्या हो जाएगा b। हमें कहा कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार क्या मिला हमको, R इक्वल टू के, a की पावर a और b की पावर b, यानी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर कितना है a, b कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर कितना है b। तो यहाँ पर ये था, हम इसको a लिख देते हैं, दूसरा हो जाएगा b। b में हम कहते हैं अभिक्रिया दर के अनुसार, या यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये था अकॉर्डिंग टू मास सेक्शन, और यहाँ पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यानी अभिक्रिया के वेग नियमानुसार, दर नियमानुसार, जो भी आप कहना चाहें। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है, R इक्वल टू क्या होता है K, A और यहाँ पर हो जाएगा B, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपको कहा गया, कोई अंतर है इसमें कोई अंतर नहीं है, क्या है, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन तो ऐसा क्यों कहा गया, अलग अलग क्यों है, ये एक प्रायोगिक मान है, ये कैसा है, एक प्रायोगिक मान है, यानी जो दिया गया है, सॉरी हाँ, और ये एक प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान। यहाँ पर जो हमको पहले से दिया गया है या जो पहले से मिला है वही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, जो हमको प्राप्त होगा, जो हम करेंगे अपने हाथों से, उस अभिक्रिया को कराएंगे, अभिक्रिया को कराने के पश्चात जितना हमको मिलेगा वही क्या होता है, आपका रेट लॉ यानी प्रेक्षित मान में हमको मिलेगा। तो इसमें अंतर हमने इतना बताया कि यहाँ पर एक प्रेक्षित मान है और ये आपका क्या है, प्रायोगिक मान है। तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, इसे काउंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसे काउंट हम नहीं करेंगे, इसे करेंगे। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोट होती है उसे n से हम प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित तो r से ही करते हैं, लेकिन सम ऑफ n होता है, सम ऑफ n होता है, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है a b, अगर आपको और भी दिया होता तो c जैसे दिया होता तो c, d दिया होता तो d, e दिया होता तो e, है ना। तो ऐसे जितने भी मान दिए होते तो n बराबर आपका हो जाता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। तो इनका जो मान है यानी घातों का जो योग है, जो उनके घातांकों का योग है, वही क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोट कहलाएगी। अभिक्रिया की कोट क्या होगी, जो आपका अभिकारक है, जो भी आपका अभिकारक है, अभिकारक में उनका जो घातों, उनकी जो घात है, अभिकारकों की घातों का जो योग है, अभिकारकों की घातों का जो योग है वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोट कहलाती है। तो इसे नोट करेंगे, डिफिनीशन नोट करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, किसी अभिक्रिया की कोट, किसी अभिक्रिया की कोट उन समस्त घातों के योग, उन समस्त घातों का योग होती है, उन समस्त घातों का योग होती है जिन्हें अभिक्रिया के प्रेक्षित दर, अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने, अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए सांद्रण पदों में लगाया जाता है,
के लिए सांद्रण पदों में लगाया जाता है। क्या कहा गया दोस्तों? कहा गया जो भी आपकी अपक्रिया है, यानी किसी भी अपक्रिया की कोट उन समस्त घातों का योग होती है जिन्हें क्या जाता है, अपक्रिया के प्रेक्षित दर्श को दर्शाने के लिए उनके सांद्रण के घातों में लगाया जाता है, सांद्रण को दिखाने के दर्शाने के लिए लगाया जाता है, वही उसकी क्या कहलाती है, अपक्रिया की कोट कहलाती है। समझेंगे कैसे, यहाँ पर देखेंगे कैसे। यहाँ पर कहा गया कि R बराबर क्या है, के, ये प्रेक्षित मान है ना, हम प्रेक्षित वाला ही लेंगे, यहाँ पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार हम वाला नहीं लेंगे। कोई भी आपको अपक्रिया दी जाए, सभी अपक्रियाओं में ऐसे होगा, जैसे a प्लस बी दिया गया, साइन ऑफ एरो क्या दिया गया, c प्लस डी दिया गया, तो फर्स्ट यानी a के अनुसार क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ a और एक्टिव मास ऑफ b, ये हो जाएगा। और इसके अनुसार क्या हो जाएगा, b के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर k एक्टिव मास ऑफ a और एक्टिव मास ऑफ b हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, घात दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, घात दिखाएंगे। 0 होगी तो 0 दिखाएंगे, 1 होगी तो 1 दिखाएंगे, और 2 होगी तो 2 दिखाएंगे, जितना होगी उतना दिखाएंगे। तो ये इसका प्रेक्षित मान है। अपक्रिया की कोड जो हमको बताना है, हमको प्रेक्षित मान लेकर ही बताना है। तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल है, मैं उसे नोट करा देता हूँ। आपने डिफिनेशन को नोट कर लिया है, एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी भी याद करेंगे, यानी m बराबर भी याद कर लेंगे, n भी याद कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे NaCl प्लस AgNO3 साइन ऑफ एरो क्या दिया गया, AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर हम A में लिखेंगे, A में क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के, या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, सॉरी के नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ NaCl यानी कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, और क्या हो जाएगा, AgNO3, इसकी दोनों की सांद्रता हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी सांद्रता हो गई, ये था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। दूसरा इसमें बी हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू रेट के नियमानुसार बताएंगे। तो जो रेट के नियमानुसार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NaCl और AgNO3, दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। अब दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया, पहले सबको एक तरफ से समझ लेते हैं, फिर आपको हम अंतर सब में बताएंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा क्या रिएक्शन दिया गया था, यहाँ पर दूसरी रिएक्शन दी गई थी CaOH का होल ट्वाइस प्लस प्लस 2HCl साइन ऑफ एरो, क्या बना था यहाँ पर CaCl2 प्लस H2 बनेगा। H2 कितना H2 बनेगा वो आप बैलेंस कर लीजिए, आप बैलेंस नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, A, देखिए आप यहाँ पर A लिख देते हैं। A का मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आप भूलेंगे नहीं। तो A के अनुसार क्या हो जाएगा, A के अनुसार हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस और प्लस यानी इनटू में यहाँ पर रहेगा HCl की पावर कितना, 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 लिखा गया। आपने कैसा एग्जाम्पल कर लिया, बताना नहीं है, सब अलग अलग नहीं है। B क्या हो जाएगा यहाँ पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CaOH का होल ट्वाइस और क्या हो जाएगा HCl की पावर कितना, 2, सबकी पावर कितना हो गई, 2 हो गई। एक यहाँ पर लिखा गया है, इस रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, 2NH3 हो जाएगा। यहाँ पर A के अनुसार क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के N2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा H2 पावर 3, और B के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, B के अकॉर्डिंग यानी R बराबर क्या हो जाएगा K N2 और H2। यहाँ पर
अब थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी। क्या दिक्कत आएगी? इसकी पावर 0 होगी और इसकी भी पावर कितना होगी? 0 हो जाएगी। अब कहेंगे कैसे 0 हो जाएगी? ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कुछ उत्प्रेरक के कारण होती है। आपने देखा होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा, NH अगर अमोनिया का निर्माण हो रहा है, अगर अमोनिया का निर्माण हो रहा है तो अमोनिया का निर्माण तो ऐसे नहीं हो जाता है। अमोनिया का निर्माण करने के लिए हमें कुछ उत्प्रेरक के उपयोग करते हैं। वो उत्प्रेरक क्या होता है? आयरन होता है। और वहाँ पर कुछ प्रमोटर भी लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिब्डेनम कहते हैं। जो मॉलिब्डेनम होता है वो प्रमोटर का काम करता है, और Fe जो होता है वो किसका काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहाँ पर जो इसका बी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर जो होगी, अभिक्रिया दर के नियमानुसार जो होगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? इसका घात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे A के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? R इक्वल टू के CH3CHO हो जाएगा, और इस R यानी B वाले R के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? K इक्वल टू CH3CHO 3/2 अथवा हो जाएगा 1.5। देखिए सब में क्या हो रहा है? अलग अलग आ रही है घातें। सब में घात क्या हो रही है? अलग अलग आ रही है। तो ये आपको प्रेक्षित मान वाला लेना है हमको, जो हमें प्रेक्षित मान मिला है। इसलिए अभिक्रिया की कोट में डिफिनेशन में आपने लिखा है कि प्रेक्षित घातों को दिखाने के लिए, यानी जो प्रेक्षित मान आपने लिया है उन्हीं को जो दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जो प्रेक्षित वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेक्षित वर्ड भूल गए क्रिया की कोट की डिफिनेशन लिखने में, तो आपके क्रिया की जो कोट की डिफिनेशन लिख कर है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप प्रेक्षित मान को नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको ये अभिक्रिया दी रहेगी और पूछेगा इस अभिक्रिया की क्या बताइए? कोट बताइए। इस अभिक्रिया की कोट बताइए। तो आप यहाँ से देखकर नहीं बता पाएंगे। ये ऐसे NaCl प्लस AgNO3 ऐसे देखेंगे तो आप कहेंगे इसकी कोट कितना हो जाएगी? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। पावर अगर नहीं दिया गया तो 1 1 मान लेंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसकी अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ ऐसे देखकर नहीं बता पाएंगे जब तक हम इसका प्रेक्षित मान ना निकालें। तो एग्जाम में ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपको भ्रमित नहीं करेगा, आपको आपका नंबर नहीं काटना है उसको। वो क्वेश्चन देगा, ये रिएक्शन देगा और इसका प्रेक्षित मान ये देगा, और इस पर उसको घात लगाकर भी देगा। वो अगर घात रहेगी तो लगाकर देगा, अगर घात नहीं रहेगी तो आप अपने आप में अंडरस्टैंड हो जाए, अंडरस्टूड कर लीजिए कि यहाँ पर 1 लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। तो एक दो तरीके से हो गया। तीसरा तरीका ये हो जाएगा इसका देने का, ये ऐसे रिएक्शन दे देगा, यानी कि इस तरह से ये रिएक्शन दे देगा और पूछेगा क्या करिए इसमें? अभिक्रिया की कोड बताइए। तो जो आपको अभिक्रिया की कोड बतानी है, आप कहीं भी ध्यान देंगे, अगर उसमें उत्प्रेरक और प्रमोटर कुछ भी लगा है तो अभिक्रिया स्वतः नहीं हो रही है, स्वयं से नहीं हो रही है, वो किसी उत्प्रेरक के कारण हो रही है, जिससे उसकी कोड क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले हम मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। तो जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी दोस्तों, वो क्या होगी? यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए हमने कहा कि इनका जो कितने अणु है, मॉलिक्यूलरिटी से आपने लिखा परिभाषा में क्या तात्पर्य होता है? तात्पर्य ये होता है कि अभिक्रिया करने के लिए जो अभिकारक के अणु है या अभिक्रिया के अणु हैं, अभिक्रित अणु हैं, वो कितने हैं। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे, एक अणु यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? n बराबर मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 + 1 यानी 3 हो जाएगी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? m बराबर अभी पीछा निकाला था 4 हो जाएगा। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। अब अभिक्रिया की कोड देख लेते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2। 1 + 1 अभिक्रिया आपने लिखा है। अभिक्रिया की कोड क्या होती है? घातों का योग होता है। प्रेक्षित घातों का क्या होता है? योग होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पर कितना है? 1 है। तो कितना हो जाएगा? n बराबर 3। कितना है? 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है।
n बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना 0, यानी अब क्लियर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तीसरा यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 3/2 अथवा हो जाएगा 1.5, n बराबर कितना हो जाएगा 3/2 अथवा 1.5। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया की हम क्या कर लेंगे, कोट को काउंट कर लेंगे, अभिक्रिया की कोट निकाल लेंगे। तो आपने यहाँ पर और भी कई सारे ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप अपने घर से भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने इरेज कर दिया है, आप पॉज कर लीजिएगा और रिटर्न यानी बैक कर लेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप कर आइएगा। एग्जाम्पल है C12H22O11 प्लस H2O साइन ऑफ एरो, जो भी प्रोडक्ट बनेगा अपने आप में काउंट कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन 6O2 साइन ऑफ एरो, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आप काउंट कर लीजिए। दो एग्जाम्पल है, आप दोनों एग्जाम्पल का क्या करेंगे, अभिक्रिया की कोट और मॉलिक्यूलरिटी और क्या करके आएंगे, इसमें आप हमको बताएंगे दोनों के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, दोनों के अकॉर्डिंग आप हमको बताएंगे कि इसमें अभिक्रिया की कोट कितनी आ रही है और मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ रही है। आपके लिए दो एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल को कर कराएं। तो ये हो गया आपका क्या, अभिक्रिया की कोट कैसे काउंट करेंगे कैसे नहीं करेंगे। आगे जो हम पढ़ने चल रहे हैं, सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रेट ऑफ रिएक्शन, सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका डेरिवेशन करेंगे, फिर हम लोग अर्ध आयुकाल पढ़ेंगे। तो ये सब जो हम पढ़ेंगे, तो इन सब को पढ़ने के लिए हमने जो इतना पढ़ा है इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो आप पढ़ने चल रहे हैं रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन डिफिनीशन जो है एक दूसरे से कोरिलेट होती है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। देखिए क्या कहा गया, सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी छद्म कोट अभिक्रिया। तो छद्म कोट अभिक्रिया क्या होगी, डिफिनीशन लिखेंगे आप पहले। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता 2 होती है, परंतु उनका गतिक अध्ययन करने पर यानी प्रेक्षित मान निकालने पर, गतिक अध्ययन करने पर उनकी अभिक्रिया की कोटि एक होती है, सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी छद्म कोट अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहा इसने, कहा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता कितनी हो 2, देखिएगा ऐसी अभिक्रिया हम कैसे लेंगे, अभिक्रिया हो जाएगी CH3COO(C2H5) प्लस H2O। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे एक एसिडिक मीडियम में, इसकी अभिक्रिया कराएंगे। जब इसकी अभिक्रिया एसिडिक मीडियम में कराएंगे, या हम बात करें जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है आप काउंट कर सकते हैं। एक यहाँ पर है ये पूरा एक, और एक यहाँ पर है, तो m बराबर कितना मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 2। लेकिन जब हम इसका प्रेक्षित मान निकालेंगे यानी गतिक अध्ययन करेंगे, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, CH3COOH प्लस क्या बनेगा C2H5OH। अभिक्रिया कैसे होती है ये आपको नहीं बताएंगे हम, अभी आपको नहीं समझना है ना, आप हमसे पूछेंगे कि यहाँ पर सर अभिक्रिया कैसे हो रही है, क्योंकि
ये यहाँ का टॉपिक नहीं है। जब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो सारी रिएक्शन आपको बताई जाएंगे, सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर m बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया, यानी मॉलिक्यूलरिटी बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब हम इसमें अभिक्रिया की कोट जो निकालेंगे प्रेक्षित मान के अकॉर्डिंग, तो R इक्वल टू के CH3 COO C2H5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा H2O। तो यहाँ पर R बराबर या N बराबर आपको मिल जाएगा 1 + 1 = 2। तो अब सॉरी 1 हो जाएगा। ये इसका हम काउंट नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। ये एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया हो रही है। जब ये एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर अगर हम लिखते भी हैं H2O तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और घात अगर 0 हो गई तो 0 तो काउंट नहीं होता, 1 + 0 = 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने लिखा था अभी, अगर लेकिन मैं बता दूंगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा। आपको होमवर्क दिया था, चलिए मैं बता देता हूँ। C12 H22 O11 प्लस क्या लिखा था आपने, H2O साइन ऑफ ले लो, एसिडिक मीडियम में क्रिया कराइए, क्या बनेगा यहाँ पर C6H12O6 और क्या बनेगा C6H12O6, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। अगर मैं यहाँ पर M की बात करूँ यानी मॉलिक्यूलरिटी की बात करूँ तो 1 1 2 हो जाएगा। और N की बात करूँ तो यहाँ पर यानी पहले R निकालिए, यहाँ पर R बराबर आपको मिल जाएगा कि C12 H22 O11 और दूसरा क्या है यहाँ पर H2O। तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 0, तो N बराबर कितना मिल गया हमको 1। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो, 2 हो, परंतु उनकी जो अभिक्रिया की कोट हो या उनका जो घातों का योग है वो कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर अभिक्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों इतना रहा। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप बेल आइकन को भी दबा देते हैं तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको इससे पहले जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभिक्रिया की कोट में हम आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाएंगे, फिर आपको हम 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाएंगे और फिर हम आपको अर्ध आयुकाल पढ़ाएंगे। तो इतना पढ़ने के लिए आप क्या करें कि आप थोड़ा सा अपने घर से पढ़कर आएँ। जब आप पढ़कर आएंगे तो यहाँ पर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आप अपने घर से अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं यहाँ पर कितना भी पढ़ाऊँ आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। जब आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में क्या करिए, पढ़िए, बुक से न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, बुक से क्वेश्चन को देखिए, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं तो बताता ही हूँ, साथ में आप देखते रहिए। जब आप देखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप नहीं भूलेंगे। नहीं तो इस तरह मैं कितनी भी इजी वे से पढ़ाऊँ, कितना भी मैं अच्छा पढ़ाऊँ, पढ़ाने की कोशिश करूँ, लेकिन आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप सब क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। अगर आप भूल गए तो आपको एग्जाम में क्या हो जाएगा, नंबर कितना मिल जाएगा, नंबर मिलेगा 0, अंडा जिसे कहते हैं। तो अंडा ना लाने के लिए भाई यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं, मैं सबको पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे क्या होते हैं 0 नंबर लाते हैं, कुछ बच्चे 99 नंबर लाते हैं, कुछ बच्चे 80 नंबर लाते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं 50 पर अटक जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, मैं तो सबको बराबर पढ़ाता हूँ ना। तो इसलिए मेहनत अपने ऊपर डिपेंड है। आपने कक्षा 11 का रिजल्ट देखा, रिजल्ट किस हिसाब से है आपको मालूम है, किसी ने कितना नंबर पाया, किसी ने कितना नंबर पाया, क्यों पाया नंबर कम, ये तो आप खुद अपने आप में देख सकते हैं ना कि कैसे नंबर कम हो गया है, क्या वजह है। क्या हमने उनको एक्स्ट्रा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, बराबर पढ़ाया, सबको बराबर पढ़ाया। क्या हमने अलग से क्लास दी, नहीं दी। क्या उनको खाने पीने सोने के लिए एक्स्ट्रा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है, वो भी वही खा रहे हैं, वो भी तुम भी खाते हो, क्या दिक्कत है भाई। मेहनत करिए ना, लॉकडाउन में तो ऐसे चल रहा है, आप मेहनत आराम से कर सकते हैं दोस्तों। घर पर रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप हमसे बताइए, हम आपको और समझाते हैं, और हमारे पास तरीका है, इससे आसान वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
तो आप समझिए ना, नहीं समझ में आता है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।